नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 66। सभी श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। प्रकाश सोचने लगा, आजकल सभी डिजिटलाइजेशन की दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में कोई भी अप्रिय बात हवा की तरह फैलने में मात्र कुछ ही सेकंड की समय लगते हैं। आज मेरे साथ जो हुआ अगर 30 साल पहले होती तो 2-4 लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं लगता, मगर आज के समय में तो हालत ऐसी हो गई है कि ऐसी खबरें मिनटों में लाखों लोगों के बीच में पहुंच जाती है। ऐसे में एक तरफ जहां कुछ सुविधा हुई है, वहीं कुछ मुश्किलें भी बढ़ गई है। अब तो मुझे नए सिरे से अपने काम शुरू करने होंगे ताकि ऐसी मुसीबतों से निपटा जाए। मेरा यह खबर तो शायद इतने दिनों तक अपने बेटों के पास भी पहुंच गई होगी। उन्हें अपने से फोन करके कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक बेटों के फोन आने की सवाल है, लगभग महीने भर से ज्यादा समय हो गई है कि किसी के तरफ से कोई फोन नहीं आया। ऐसे में हमने भी उन्हें किसी भी तरह का खबर नहीं किया। खबर क्या करता, वह लोग नए जमाने के बच्चे हैं। वह लोग हमारी मजबूरी को समझने की प्रयास करने की बजाय हमारी ही गलती को पकड़कर बैठ जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है कि इस घटना को सही समझ बैठे। ऐसे में अभी इस विषय पर चुप्पी साध लेना ही उचित होंगे। ऐसे में एक रोज प्रकाश अपने पत्नी अंजलि से इस विषय पर चर्चा करने पर अंजलि बड़े ही व्याकुलता पूर्वक कहने लगी, एक बार के लिए तो मैं सोच रही थी कि बेटों को खबर करती हूँ, मगर इतने में माँ जी मुझे रोकते हुए कहने लगी, ऐसी भूल कभी नहीं करना। बच्चे लोग नए जमाने के हैं, उनके उम्र भी कम है, उनके दिमाग परिपक्व नहीं है, उनमें गहराई से विचार करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे में यह लोग कुछ भी गलत भावनाओं के शिकार हो सकते हैं। उनके मन में अपने पिताजी के प्रति न केवल शंका हो सकती है, अपने पिताजी के प्रति घृणा के भावनाएं जागृत हो सकती है। ऐसे में मैंने अब तक किसी को भी खबर नहीं की। कुछ दिन और बीत गई कि प्रकाश और भी बहुत से कंपनी को अपनी रिज्यूम भेजने लगा ताकि वहां से कुछ पॉजिटिव रिप्लाई आ जाए तो जीवन को गति मिल जाएगी। तभी एक रोज विद्याधर जी प्रकाश के मकान में आकर पहुंचे। प्रकाश आदर पूर्वक स्वागत करते हुए अपने कमरे में लेकर बिठाया और कुछ कहने के बजाय चुपचाप रहा और मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं विद्याधर जी आज क्यों आए हैं। मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के पश्चात उनके यहाँ पर आने की क्या औचित्य है। ऐसा तो नहीं कि यह फिर से अपने कंपनी में काम करने को कहेंगे। नहीं, मैं और उनके कंपनी में काम करने राजी नहीं होऊंगा, मैं यूं ही ठीक हूँ। प्रकाश चुपचाप रहकर मन ही मन कुछ सोच रहा था कि एकाएक विद्याधर जी कहने लगे, प्रकाश क्या तुम मुझसे नाराज हो? प्रकाश धीरे से जवाब देते हुए कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे नाराज कैसे रह सकता हूँ? विद्याधर जी फिर से कहने लगे, अगर ऐसा नहीं है तो तुम इतने चुपचाप बैठे हो। जवाब में प्रकाश कहता है, असल में मेरी तबीयत सही नहीं है। इतने में अंजलि के पिता रामस्वरूप जी को विद्याधर जी के आने की खबर लग गई तो रामस्वरूप जी वहां पर पहुंच गए और कहने लगे, आज कोई दिनों से प्रकाश बीमार है, डॉक्टर को दिखाया, तब से दवाई वगैरह चल रही है। ऐसे में सभी से बातें कम ही कह पाता, आप कहिए कैसे आना हुआ? प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, अच्छा हुआ कि बाबूजी आ गए और मेरी बातों को समर्थन करते हुए बात कह दिया। तभी विद्याधर जी थोड़ा झिझकते हुए कहने लगे, असल में मैं प्रकाश के लिए कुछ पेपर्स लेकर आया हूँ। प्रकाश इतने दिनों तक हमारे कंपनी में काम किया है, उसके रिटायरमेंट के पश्चात कंपनी के तरफ से प्राप्य राशि वगैरह जो भी उसका प्राप्य है, उसके हिसाब किताब करने के पश्चात प्रकाश को देने को आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रकाश और कभी हमारी कंपनी में नहीं आएगा, बुलाने पर भी नहीं आएगा। ऐसे में मैं चाहूंगा कि वह अपने हिसाब किताब को देख ले और उसके लिए बने चेक को भी देख ले, ताकि कोई कमी रह गया तो फिर से देख लेंगे। कहते हुए विद्याधर जी अपनी ब्रीफकेस से कुछ कागजात निकालकर प्रकाश के सामने रख दिया। प्रकाश सारे कागजात वगैरह उलट पलट कर यूं ही देखता रहा और कहता है,
मैं इन्हें भला क्या देखूं, मुझे इन सब के समझ भी नहीं है। आप जो कहेंगे जरूर सही होंगे, बताइए मुझे कहाँ सिग्नेचर करना होगा। विद्याधर जी के इशारे पर कोई कागजों पर प्रकाश दस्तखत कर दिया। तभी विद्याधर जी उसे चेक देते हुए कहने लगे, तुम यह चेक अपनी खाते में जमा कर देना, साथ में यह कुछ रकम जो कैश है तुम्हें देकर जा रहा हूँ, तुम इसे भी रख लो। कहते भी विद्याधर जी प्रकाश की तरफ बढ़ा दिया। प्रकाश चेक के साथ रुपया की गड्डी देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहने लगा, यह तो लगता है कि वही रुपया है जो उस दिन। कहते हुए प्रकाश रुक गया। तभी विद्याधर जी फिर से कहने लगे, हाँ यह वही रुपया है, यहाँ पर 30 लाख रुपया है। इन्हें मैं सरकारी जब्ती से छुड़ा कर लाया हूँ और आपको गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ। प्रकाश कुछ देर तक चुप रहकर कहने लगा, जी यह पैसा मैं कैसे रख सकता हूँ, यह तो कंपनी के पैसा है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं बनता। आप इसे वापस ले जाइए, मैं इतने सारे नगद राशि आपसे नहीं ले सकता। क्या पता कल को मुझे फिर से कोई नई मुसीबतों की सामना करना पड़ जाए। नहीं जी, मैं फिर से कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता हूँ, आप इन रुपयों को वापस ले जाइए। विद्याधर जी कुछ देर तक चुपचाप रहने के बाद कहने लगे, प्रकाश मैं तुम्हारा मनोस्थिति को समझता हूँ, तुम्हारे जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता, मगर उस दिन जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। असल में हमारे कंपनी के लोग तुम्हारे साथ इस तरह के बर्ताव करेंगे मुझे भी नहीं मालूम था। इन सब ने मिलकर तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसे गलत तरीका अपनाएंगे मुझे नहीं मालूम था। अगर मुझे पहले मालूम होती तो कुछ ना कुछ उपाय जरूर करते। यह लोग केवल तुम्हें ही नहीं, यह लोग एक साथ हम दोनों के बीच के रिश्ते भी खराब कर दिया। यह लोग मेरी पर्सनल लेटर पैड को चोरी करके मेरे ही पर्सनल स्टाम्प को इस्तेमाल करके झूठ मूठ के मेरी सिग्नेचर करके तुम्हारे नाम पर शिकायत लिखकर पुलिस को भेजा, वह भी पुलिस के ऊंचे अधिकारी को भेजा ताकि तुम हारे केविन में रेड डाली जाए। और यह लोग अपने से ही सब कुछ प्लान करके रखा था जो तुम्हें नहीं मालूम था। इस तरह से एक साथ दो काम करने की कोशिश की ताकि एक तरफ जहां तुम्हें उनके रास्ते से हटा सके, दूसरे और हम दोनों के बीच में जो रिलेशन है या कहें तो हम दोनों में जो आपसी विश्वास बने हुए हैं उसको तोड़ सकें। और यही हुआ, एक तरफ तुम्हें बदनाम कर दिया, ऊपर से हम दोनों के बीच विश्वास खत्म हो गई है। उनके मन में यही विचार था कि तुम्हें किसी भी तरह से जेल भेज दी जाए ताकि उनके रास्ते से बिल्कुल हट जाएं। केवल यही नहीं, उनके इरादे कुछ और भी था कि तुम्हारे जरिए यह लोग मुझे अपने रास्ते से हटा देंगे, मगर यह लोग अपने इरादे में कामयाब नहीं हुए। और यह भी सच है कि यह लोग यहाँ पर रुके नहीं रहेंगे। अगर मैं अपने आंखें बंद करके रखा तो ठीक है, नहीं तो आगे और भी कुछ कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि इस रुपया से उस दिन की घटना में खोई हुई तुम्हारे मान सम्मान की तुलना नहीं कर सकते, उसे फिर से वापस नहीं लौटा सकते, मगर मुझे लगा कि यह पैसा तो गवर्नमेंट के जब्ती में चली गई थी। अगर मैं कौशल से छुड़ाकर ना लाता तो यह पैसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा हो जाते और कभी वापस नहीं मिलते। ऐसे में मेरी दिमाग में यह बात आ गई, क्यों ना मैं इसे गिफ्ट के तौर पर तुम्हारे परिवार को दे दूं। वार्तालापों के बीच रामस्वरूप जी कहने लगे, विद्याधर जी अगर आप हमारे परिवार को ही देना चाहते हैं तो आप हमारी छोटी सी बिटिया पूर्वा के खाते में गिफ्ट के तौर पर जमा कर दीजिए ताकि भविष्य में उसके जरूरत के लिए यह राशि सुरक्षित रहे। मैं आपको बिटिया के पासबुक के अकाउंट नंबर दे देता हूँ, आप उसमें डाल दीजिएगा। कहते हुए रामस्वरूप जी अपनी बेटी अंजलि को आवाज देकर कहने लगे। तभी अंजलि चाय लेकर वहां पर पहुंची तो पिता रामस्वरूप जी कहने लगे, बेटा ऐसा करना कि पूर्वा बिटिया की बैंक के पासबुक निकलकर हमें दे दो, कुछ काम है। ऐसे में कुछ ही देर में अंजलि पूर्वा के पासबुक लाकर देने पर रामस्वरूप जी विद्याधर जी को देते हुए कहने लगे, यह लीजिए जी, आप इस अकाउंट में गिफ्ट के रूप में जमा कर दीजिएगा। विद्याधर जी आगे बात न बढ़ाते हुए पूर्वा की पासबुक और रुपया की गड्डी को उठाकर अपने ब्रीफकेस में रख लिया और सभी को नमस्कार करते हुए वहां से उठकर चले गए।
प्रकाश और रामस्वरूप जी वहीं पर उसी मुद्रा में बैठे रहे मगर दोनों ही चुपचाप रहे। तभी कुछ देर के बाद रामस्वरूप जी कहने लगे, बेटा मैं अपनी समझदारी के साथ काम किया ताकि कल को हमारे ऊपर कोई दोष ना दे सके, फिर से हमारे ऊपर कोई इल्जाम ना लगा सके। बिटिया के खाते में वह कैसे भी जमा करे हमें फर्क नहीं पड़ता, ना करे तो भी उनकी मर्जी, अगर जमा करेंगे तो हम लोग अपनी समय से उठा लेंगे। ऐसे भी अगर बिटिया के खाते में जमा रहेंगे तो भी उसके भविष्य में काम आएंगे, उसके लिए किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।